नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 21 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1. The Assam Chief Minister recently provided 4 lakh rupees to around 1,279 surrendered cadres of National Democratic Front of Bodoland. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। दोस्तों, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इज एन ऑटोनोमस रीजन इन आसाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, आसाम का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में 4 डिस्ट्रिक्ट है जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है। देखो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी। ये आसाम के 4 डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थन बैग में आता है एंड बाय द फूट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। ये एक ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो बोडोलैंड के 4 डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। जैसे ऑटोनोमस काउंसिल होता है, जैसे लद्दाख में है, उस तरह एक काउंसिल है जिसमें ऑटोनोमी दिया हुआ है। देखो दोस्तों, ये कब बना था ये टेरिटोरियल काउंसिल? 2003 में, फरवरी 2003 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था बोडोलैंड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट के साथ। तब ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना था और इसकी जो ऑटोनॉमी है ना, ये एक्सटेंड हुआ था जनवरी 2020 में। एक साल पहले एक्सटेंड भी कर दिया। तो एट प्रेजेंट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। रीजन कवर्स एन एरिया ऑफ ओवर 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज प्रेडोमिनेटली इनहैबिटेड बाय बोडो पीपल। ठीक है, तो बोडोलैंड है तो बोडो पीपल के लिए ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इज एन ऑटोनोमस रीजन स्प्रेड इन आसाम एंड मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये गलत है दोस्तों, ओनली आसाम में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेसिग्नेटेड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए न्यूज़ भी आया। देखो दोस्तों, न्यूज़ में क्या है, आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 4 लाख रुपये प्रोवाइड किया किसको, जितने भी लोग नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड से सरेंडर किया था उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए 4 लाख रुपये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। ये भी बिल्कुल सही है, जो 2020 में जनवरी में एक्सटेंड भी हुआ था। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल रेन बेल्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था सुबह, हर्षित सर ने डेली करंट अफेयर्स वीडियो में कवर भी किया था। न्यूज़ से आया था दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन बेल्ट जो है शिफ्ट हो रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। वैसे दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के इस शिफ्टिंग के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, वो शॉर्टली अपलोड हो जाएगा। वो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन बेल्ट होता क्या है, ये शिफ्ट होता कैसा है और इसकी वजह से जो इफेक्ट्स होगा, ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स, वो क्या क्या है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों। ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रॉपिकल रेन बेल्ट होता क्या है। ट्रॉपिकल रेन बेल्ट जो है दोस्तों, इट इज ए रीजन अराउंड द ट्रॉपिक्स दैट रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल। ठीक है, ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलने वाला जगह को ट्रॉपिकल रेन बेल्ट बोलते हैं। इट इज़ लार्जली द मैनिफेस्टेशन ऑफ ITCZ। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है आपको पता ही होगा, बेसिक ज्योग्राफी है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। हम सबको पता है दोस्तों, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन होता है साल भर। ठीक है, 6 महीना इस तरफ टिल्टेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और 6 महीना जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सोलर रेडिएशन टिल्टेड रहता है, क्योंकि अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है, 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि सोलर रेडिएशन साल भर इधर रहता है। अब देखो, सोलर रेडिएशन मिलने की वजह से ये जो एरिया की एयर जो है हमेशा वार्म रहता है, गर्म रहता है। गर्म हवा का एक पेक्युलैरिटी क्या है, गर्म हवा लाइट रहता है। वार्म एयर इज लाइट। लाइट होने की वजह से वार्म एयर जो है ऊपर उड़ता है। वार्म एयर ऊपर उठने के बाद कोल्ड एयर जो है वो नीचे उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है समुद्र से पानी जो है इवापोरेट होता है वाटर वेपर के रूप में। अब
वार्म जो है मॉइस्चर को होल्ड करता है, जितने भी इवापोरेट होता है ना वो मॉइस्चर को वार्म एयर होल्ड कर पाता है, पर कोल्ड एयर की एक पेक्युलरिटी ये है कि कोल्ड एयर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाता है। गर्म होने की वजह से सोलर रेडिएशन से यहाँ की जो एयर है वो गर्म होने की वजह से जो ऊपर उठा और इसकी जगह जो कोल्ड एयर आया, कोल्ड एयर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसकी वजह से जितने भी मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में वो प्रेसिपिटेट होता है नीचे की तरफ, इसी को रेन बोलते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलता है। राइट दोस्तों, ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च द ट्रॉपिकल रेन बेल्ट लाइज इन द सतेन हेमिस्फीयर। अक्टूबर टू मार्च वाला जो 6 महीना है तब सतेन हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है और इधर रहता है ट्रॉपिकल रेन बेल्ट। और अप्रैल टू नवंबर में वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। अप्रैल टू सितंबर में नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन रहता है, इसलिए उधर सबसे ज्यादा रेन मिलता है, मतलब बारिश मिलता है, ठीक है। ये शिफ्ट होता रहता है हर 6 महीने में, आपको पता ही है। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों, देखो क्या क्या लिखा है। स्टेटमेंट 1 लिखा है ट्रॉपिकल रेन बेल्ट इज द रीजन अराउंड द ट्रॉपिक्स दैट रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 क्या है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च द ट्रॉपिकल रेन बेल्ट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, गलत, सतेन हेमिस्फीयर है, एक्चुअली इधर होना चाहिए था सतेन हेमिस्फीयर। तीसरा क्या है, द बेल्ट शिफ्ट्स रफली बिटवीन इक्वेटर एंड द 15 पैरेलल नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट का एक पेक्युलरिटी है, ये 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर स्प्रेड रहता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स इन यूनाइटेड नेशंस विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। दोस्तों, वोटिंग राइट्स इन यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी एक न्यूज़ आया था, सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो ठीक से सुना तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता पाओगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा है, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, ईरान एंड 6 अदर कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर वोटिंग राइट्स इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मैक्सिमम नेशंस मेंबर है दोस्तों। अब देखो, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए हर साल वो दिया नहीं, इसकी वजह से ईरान एंड 6 अदर कंट्रीज, किन कौन कौन, नाइजर, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे, कोंगो ब्राज़ाविले, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड लीबिया, इतने सारे कंट्रीज का वोटिंग राइट्स सस्पेंड किया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ड्यूज पे नहीं किया। According to Article 19 of the UN Charter, members shall have no voting rights if it has arrears in the payment of the financial contributions to the UN। अगर arrears है तो वोटिंग राइट सस्पेंड किया जाएगा। अब देखो, इसका भी एक प्रोविजन है, 2 ईयर का ग्रेस पीरियड है, 2 साल तक देखेगा पे कर रहा है या नहीं। 2 साल से ज्यादा हो गया तब जाके ये सस्पेंड करते हैं दोस्तों। यूएस इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन। देखो ऑब्वियस ही बात है, यूएस सबसे एक अमीर कंट्री है, तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड 22% ऑफ द यूएन बजट, चाइना सेकंड है 12%, जापान जो है 8.5, जर्मनी जो है 6, ठीक है। दिस 4 कंट्री, ये चारों कंट्री मिला के 49% ऑफ एंटर यूएन बजट है, ठीक है। तो अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, सारे अमीर कंट्रीज है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज वन अमंग द 34 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स टू पे द बजट्स ड्यू ऑन टाइम। इंडिया दोस्तों डिसेंट है, इंडिया हमेशा अपना जो कितना देना है यूएन कंट्रीब्यूशन वो टाइम पे देता है, ठीक है। आप देखो यूएन बजट का डिटर्मिनेशन कैसा है, हर 3 साल में यूएन मेंबर्स कलेक्टिवली डिसाइड ऑन द फॉर्मूला कॉल्ड स्केल्स ऑफ असेसमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्केल्स ऑफ असेसमेंट क्या होता है, ये पूछने से आप बता सकते हो। हर 3 साल में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कलेक्टिवली मिलकर एक फॉर्मूला है स्केल्स ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, कंट्रीज का असेसमेंट होता है कि एक एक कंट्री का फिनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि उनको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केल्स ऑफ असेसमेंट। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों, क्या लिखा है स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर ए मेंबर शैल हैव नो वोटिंग राइट्स इफ इट हैज अरियर्स इन द पेमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू द यूएन आफ्टर 1 ईयर। दोस्तों ये आधा सही है, 1 ईयर नहीं है, एक्चुअली ग्रेस पीरियड है 2 ईयर का, ठीक है। इधर लिखा था कितना, 2 ईयर का ग्रेस पीरियड है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया हमारा। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, चाइना इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन विद 22%, गलत है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स है। फॉर्मूला कोड स्केल्स ऑफ असेसमेंट, ये बिल्कुल सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्केल्स ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद द एंडोर्हिक लेक अराल सी। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन
B1 and 5 ओनली, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो दोस्तों एक बार मैप देख लेते हैं। इधर आप देख सकते हो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसके बीच में अराल सी है। वैसे दोस्तों अराल सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, कई बार क्वेश्चंस पूछा भी है, क्योंकि अराल सी दोस्तों 1960 से अब 2000 तक देखोगे ना, अराल सी का जो एरिया है डिमिनिश होते आया है। इसके लिए बहुत रीजंस है, डीपली में नहीं जा रहा हूँ, इतना ही जानिए कि अराल सी पहले बहुत बड़ा था। जहाँ मैं ये रेड सर्कल बनाया हो ना, करीब इतना ही था, वो धीरे धीरे डिमिनिश होके ड्राई अप होके इतना तक हो गया अभी, ठीक है। अराल सी वाज एन एंडोरहिक लेक। एंडोरहिक मतलब जिसका ड्रेनेज कहीं बाहर नहीं है, कहीं और बाहर सी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक्ड है। लाइन बिटवीन कजाकिस्तान in the north and Uzbekistan in the south, which began shrinking in the 1960s and had largely dried up by 2010। मतलब 2010 तक ये largely dried up हो गया था, पानी बिल्कुल खत्म हो रहा था। Name roughly translate as Sea of Islands, referring to 1100 islands that are dotted its waters। मतलब ये जो पानी के अंदर ये जो रीजन है 1100 आइलैंड्स है। कुछ लिखा है मंगोलिकन टर्किक लैंग्वेजेस में, अराल का मतलब होता है आइलैंड आर्किपेलागो। अराल सी ड्रेनेज बेसिन, देखो अराल सी का जो ड्रेनेज बेसिन है, मतलब अराल जी में जितने भी रिवर्स आते हैं, देखो ये सब रिवर्स आप देख रहे हो इधर, ये सारे कंट्री से आते हैं। कौन कौन सा? तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे कंट्रीज से इसकी ड्रेनेज है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से है, तो आप बेशक बता सकते हो कजाकिस्तान ऊपर है और उज़्बेकिस्तान नीचे है। अब दोस्तों और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इधर लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये जो मैं लाइन बनाया हूँ, इधर एक डैम बनाया था कजाकिस्तान ने। वो डैम बनाने के बाद ये जो अराल सी का नॉर्थन एरिया का जो कंडीशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था। आप मुझे बताइए, ये न्यूज़ में भी आया था काफ़ी पहले, ये डैम का नाम क्या है? मतलब कजाकिस्तान ने अराल सी का नॉर्थन साइड में एक डैम बनाया था, उसका नाम क्या है? हमारा क्वेश्चन पर आता है 1 and 5 ओनली, मतलब कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये दो कंट्री है बस अराल सी से जो बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल ये है क्या? बेसिकली इट्स ए काउंसिल टू एडवाइज द सेंटर ऑन मेजर्स नीडेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। तो बेसिकली देश में इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए और सेंटर को एडवाइज करने के लिए इसके इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए काउंसिल बनाया है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। It needs to be noted that India ranks 136 on the parameter starting a business। देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग देखा जाने से हमें यह पता चलेगा कि इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग 63 है, अच्छा रैंक है, पर इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है। इसमें जो स्टार्टिंग ए बिजनेस का पैरामीटर में ना इंडिया का रैंक बहुत नीचे है, 136 है। अब देखो ये काउंसिल का कंपोजिशन क्या है। चेयरमैन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब मुझे बताइए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है हमारा? कन्वीनर ऑफ द काउंसिल जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो बेसिकली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ही है इसका मेन पार्ट। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनीज ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब है। अब देखो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं इसमें टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लाइक फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। बेसिकली दोस्तों ये है, इसमें मैक्सिमम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है जो बेसिकली एडवाइस करना है ना सेंटर को कैसे इकोसिस्टम को इंप्रूव करना है। तो इसके लिए डिफरेंट सेक्टर्स है। सेक्टर्स में देखो कौन है? पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप, जिन्होंने स्टार्टअप में इनोवेशंस में काम किया है, जो एक्सपर्ट्स है। इस तरह के जो एक्सपर्ट्स को इस काउंसिल में डाला है ताकि अच्छी तरह अपनी एक्सपीरियंस से सेंटर को एडवाइस कर सके। टर्म ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये भी ध्यान दीजिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो पीरियड है, टर्म है, वो 2 साल के लिए है। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है स्टेटमेंट 1। तो बेसिक डेफिनेशन है, सीक्स टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मेजर्स नीडेड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। तो ये नाम से पता चल जाएगा नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी है। तो ये स्टेटमेंट 1 आंख बंद करके नहीं, आप खोला रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 सही है। काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गलत है दोस्तों, मैंने बता दिया, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इंडिया रैंक्स 136 ऑन द पैरामीटर स्टार्टिंग ए बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। वैसे रैंक कौन सा है? 63 है, पर
ये जो पैरामीटर स्टार्टिंग है बिजनेस वाला इसमें 136 है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बाय नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन इंडिया आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद बंगाली आता है दोस्तों, राइट। आज का क्वेश्चन, ए कार पार्क्ड इन द सन विथ इट्स विंडो क्लोज्ड गेट्स वेरी हॉट इनसाइड आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिनन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज मिल रहा है। अगर ऐसे मिल रहा है तो ज़रूर इसको लाइक एंड मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, हमारे व्यूज़ को बढ़ाना है दोस्तों। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।